नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट कर समसामयिक विषयों पर चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा एवं प्रदेश में मानसून की स्थिति से भी अवगत कराया। राहत और बचाव कार्य पर जानकारी दी है। सीएम ने राज्यपाल से भेंट की है। तो उत्तराखंड राजभवन में ये शिष्टाचार जो है मुलाकात की गई है। सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर सीएम ने समसामयिक विषयों पर चर्चा की है। राज्यपाल ने सीएम की प्रशंसा भी की। तो इस मुलाकात में राहत और बचाव कार्य पर भी जानकारी दी गई है। सीएम ने राज्यपाल से भेंट की है, जिसमें कि समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। उधर प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुनर्गठन, वन निगम, ऊर्जा एवं सिंचाई आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को मिलने वाली शेष संपत्तियों और हिस्सेदारी संबंधी मामलों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को लेनदारी के मामले के निपटारे के निर्देश दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और उनसे अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों का बंटवारा हमारे माननीय धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी साहब के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, उसमें बहुत से मुद्दे तय हुए, लेकिन अभी कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं, जिसको लेके मैंने आज अधिकारियों से बैठक ली है और उनसे कहा है कि हम जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है। उधर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयारी रखने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। मंत्री, विधायकों, पत्रकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। के सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। उधर देहरादून में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। यमुना कॉलोनी के अपने आवास में बैठक के दौरान रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर-नवंबर के बीच होगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए समयबद्ध तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खेल मंत्री ने गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट की तैयारियों और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के संदर्भ में भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक्ट का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में रखा जाए, उसके बाद इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में काफी आसानी होगी और उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के समय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा।
देखिए, एक तो राष्ट्रीय खेल जो अपने यहाँ अक्टूबर से नवंबर के मिड में हुए, उसकी तैयारियों की आज समीक्षा की गई। इसके साथ साथ में आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे, तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई। केदारनाथ में हुए आपदा को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि समय रहते यदि राज्य सरकार ने कोई उचित इंतजाम किए होते तो नुकसान कम होता। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि राज्य सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही इन आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर उनके सुझाव पर कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलना चाहिए, जिससे कि पहाड़ की जनता का भरोसा सरकार के प्रति बढ़े, साथ ही अन्य कार्यों में तेजी लाई जा सके। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस सलाह को लेने से इनकार किया है। सलाहकार होते हो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो हमें सलाह न दे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहे। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है, वो भी नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सबको साथ लेकर ही इस चुनौती से पार पा सकते हैं। और एक सलाह और है कि मुख्यमंत्री जी सर्वसमिति गठित करें, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के वो बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपदाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और आपदाओं से पार पाया। उधर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्राओं की मौत के बाद अग्निशमन अधिकारी ने शहर के कोचिंग सेंटरों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड पर 2 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इसमें एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में पाए गए, जबकि दूसरे में बेसमेंट में होटल और ऊपर कोचिंग सेंटर चलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया है। कोचिंग सेंटर की ओर से इसकी शिकायत एसएसपी से की गई है, जिसका जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होटल संचालक को रास्ता खोलने को कहा गया है। सर्वे के दौरान होटल बंद था, ऐसे में पूरा निरीक्षण नहीं किया जा सका। सुरेश चंद्र रवि ने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अभी कल मौसम ज़्यादा खराब था, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। जितनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमजोर है, तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। काशी जिले में एप्पल मिशन ने स्थानीय किसानों की किस्मत बदल दी है। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत किस्म के सेब के पौधे, नई तकनीकें और बेहतर खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। इससे किसानों की पैदावार और उनकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर सेब की खेती अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। एप्पल मिशन से स्थानीय लोगों ने
ही न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि किसानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। उत्तरकाशी के किसान अब एप्पल मिशन से जुड़कर सेब की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। पहले जिन खेतों में थोड़ा ही अनाज उगता था, अब वहां लाखों का सेब उत्पादन हो रहा है। ये परिवर्तन आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी सहायता के माध्यम से संभव हुआ है, जिससे किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिला है। तो किसानों की पैदावार और भी यहां पर बढ़ोतरी हुई है। एप्पल मिशन से किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। एप्पल मिशन से किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिस तरीके से 9 अगस्त से 14 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने को लेकर एक नए विवाद में जन्म ले लिया है। ऐसे में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर कॉरिडोर बनाने को लेकर बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस के द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जिस तरह से हरिद्वार कॉरिडोर बनने को लेकर बीजेपी ने हरिद्वार के लोगों को गुमराह किया है, उनको सही जानकारी देना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। हमने 9 तारीख से जन जागरण यात्रा निकाली है। मुद्दा बड़ा क्लियर है। जो एक लोगों को, हरिद्वार के लोगों को भय में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक अनियमितता बढ़ती जा रही है। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम है जन जागरण यात्रा का। हर की पैड़ी से हम शुरू करेंगे। मुद्दा बहुत सिंपल सा क्लियर है कि शहर के विधायक, जो कि भाजपा के विधायक हैं, वो कह रहे हैं हेरिटेज सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनेगा, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। नगर विधायक कह रहे हैं मैं रोडीबेल वाला कॉरिडोर को ले जाऊंगा, इसको हेरिटेज सिटी बनाएंगे। हेरिटेज सिटी बनाना ना तो प्रदेश सरकार के हाथ में है, ना विधायक के हाथ में है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बिष्ट ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार जिले के हर बूथ पर तिरंगा फहराना का लक्ष्य है। बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की योजनाएं बनाई गई हैं। जिलाध्यक्ष संदीप गोयल ने सभी से अभियान में पूर्ण सहयोग की अपील की है। बैठक में कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। उधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से 5 शहरों में जो है अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर जो है मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेताया है, जहां पर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहां तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में, तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना है कम है। एक आध स्टेशन को मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेन।
उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों का आभार जताते हुए बताया कि सरकार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते बहुत जगह पर डैमेज हुए हैं और बहुत जल्द ही मार्गों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां। बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूंकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था और अब चूंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं, राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही जिला सूचना अधिकारी सुनिश्चित करें कि जनपदों में मीडिया के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाते हुए सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। सीएम ने इसके साथ ही कहा कि जनपद स्तर पर सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधन के साथ आधुनिक तकनीक पर विशेष बल दिया जाए, जिसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को विभागीय क्रियाकलापों की जानकारी दी। बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है। पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। विभागीय ढांचे को लेकर के भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरीक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहां तक पत्रकार कल्याण की बात है, पत्रकारों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं। उधर केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज्यादा फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में रविवार दोपहर को तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल की भी जलमग्न हो गए, जिसमें बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री ने जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है, उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूं और वहां गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहां पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहां बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं
उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा पुरोहितों और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग में पांडा पुरोहितों के द्वारा अपने सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यहां यात्रा पर आए तीर्थयात्री भावुक होकर पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि पिछले 5 दिनों से केदार सभा के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है और केदार सभा भी दिन रात राहत बचाव कार्य में अपना योगदान दे रही है। बाबा केदारनाथ जी में प्रकृति आपदा लगभग 3-4 दिन हो गए हैं और यात्रियों की काफी अव्यवस्थाओं को देखते हुए और अन्न की व्यवस्था को भी देखते हुए यहाँ जब व्यवस्था बिगड़ गई उसके बाद लगातार यहाँ पे पूरा तीर्थ पुरोहित समाज जो है यात्रियों की यथाशक्ति व्यवस्था कर रहा है। पूरा रहना खाना लगभग आज 4 दिन हो गए हैं। रहना खाना पूरे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की ओर से पूरा निःशुल्क यहाँ पे लगभग 4 दिन से चल रहा है। भंडारा चल रहा है। रहना और खाना पूरे तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से लगातार 4 दिन से चल रहा है। जय श्री केदार। जैसे कि श्री केदारनाथ धाम में लगातार 5 दिन तक श्री केदार सभा द्वारा निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन एवं प्रशासन का श्री केदार सभा को पूरा सहयोग मिला और केदार सभा भी शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल मजबूती से इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर स्टेशन से होकर गुजरने वाली सारी ट्रेन पहले की तरह चलती शुरू हो गई हैं। बता दें कि मुरादाबाद लखनऊ के बीच रोजा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम होने से 50 से ज्यादा गाड़ियां 7 जुलाई से 5 अगस्त के बीच रद्द चल रही थीं। लंबी दूरी वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को डिजिटल करने के साथ ही रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा था, इसलिए रोज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग होनी थी और 7 जुलाई से 5 अगस्त तक 30 दिन का मेगा ब्लॉक लिया गया था। मेगा ब्लॉक में 60 ट्रेन अलग अलग तारीखों में रद्द की गई थी, जिसमें 30 ट्रेन लक्सर जंक्शन रुड़की हरिद्वार से आने जाने वाली थी। तो स्टेशन को हाईटेक बनाने की जद में काफी दिनों से जो है मार्ग बाधित चल रहा था, जिसको कि रिमॉडलिंग से लेकर हाईटेक बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से की जा रही थी। अब रद्द चल रही ट्रेनें फिर से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।